इस टॉपिक का सेकंड पार्ट वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। शुरुआत हमारी रहेगी ना डिजीज से, क्योंकि पहले शुरुआत जो बीमारियों के क्लासिफिकेशन से शुरू हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन हुआ। तो शुरुआत करते हैं हम हिप्पोक्रेट्स से। 460 to 370 BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा, he classified mental illness into delirium, mania, paranoia, hysteria and melancholia। उसने क्या किया, हिपोक्रेट्स ने जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, जो आपके सामने है, ठीक है। और जो ह्यूमर्स थे, बॉडी ह्यूमर्स थे जिन्होंने बताए थे ना, उनके बेस पर इन्होंने इनको क्लासिफाई किया था। तो ये शुरुआत है, बहुत ज्यादा डीप में हिस्ट्री में आपको जानना नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास हमें जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम कहाँ जाएंगे ये फैसला कौन करता है, ये कौन तय करता है, ये तय करता है कि हम कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए का मतलब है हिस्ट्री, ओके। अब उसके बाद आता है, बहुत सारे बीच में घटनाएं इसमें घट गई, लगभग 2 सेंचुरी से भी ज्यादा निकल गया समय। उसके बाद फिलिप पेनियल्स ने मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया। मैंने आपको इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। जो ये फोटो आपके सामने लगे हैं, इस तरफ सबसे ऊपर है हिपोक्रेट्स का, तब फिलिप पेनियल जो फ्रांसीसी थे, साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने जो क्लासिफाई किया मेंटल डिसऑर्डर्स को, वो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसके आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया। यानी कि जिसका नर्वस सिस्टम सही काम करता है या जिसके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसको क्लासिफाई किया उसी के आधार पर। उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के फंक्शनल डिसऑर्डर हो सकते हैं नर्वस सिस्टम में। कैसे कैसे? डिमेंशिया, मैनिया, मेलनकोलिया एंड इडिटिज्म, ठीक है। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिसऑर्डर्स दैट अकर्स इन द नर्वस सिस्टम। तो मतलब उन्होंने भी मेंटल डिसऑर्डर्स को कुछ कैटेगरीज में उनके फंक्शनल नर्वस सिस्टम की फंक्शनलिटी के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया। तब बारी आती है कार्ल लुडविग कोलबॉम की, 1828 से 1899, जो कि आपको यह फोटो लगा हुआ साइड में सबसे नीचे वाला। उन्होंने ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स में डिफरेंशिएट, उनके बीच में अंतर करने की कोशिश की। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जो कि आपके मस्तिष्क में, शरीर में किसी प्रकार की बायोलॉजिकल कारणों से, कोई नर्वस सिस्टम खराब हो गया, कोई नशे की दवाई उसके अंदर चली गई जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, या कोई चोट आपके लगने से अंदर लेजनिंग हो गई, या कोई डिग्रेडेशन हो गया किसी चीज का, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस के कारण से, या ब्लड की सप्लाई कम हो गई। दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल रीजंस। इनके कारण से, और नॉन बायोलॉजिकल रीजंस जो बाहरी, जैसे कि कोई ट्रॉमा हो गया, कोई धक्का आपको लगा किसी चीज से, उसके कारण से मेंटल डिसऑर्डर हो गया। यानी कि जो कोलबॉम थे, उन्होंने जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनके बीच में ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के बीच में उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। उसके बाद आता है एमिल क्रेपलिन्स, 1856 to 1926 के बीच में उन्होंने क्या किया, मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया क्लिनिकल फीचर्स के आधार पर। ये कल मैंने आपको बताया भी था। इवन मींस वो क्लिनिकल रूप से किस प्रकार की विशेषताएं, किस प्रकार के फीचर्स वो दिखाते हैं, जैसे कि उनका कोर्स एंड आउटकम इन मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस एंड डिमेंशिया। मुख्य रूप से आप समझ ले, जो क्रेपलिन ने किया था, व्यक्ति के जो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित होता है वो किस प्रकार की विशेषताएं दर्शाता है, किस प्रकार के क्लिनिकल डिसऑर्डर्स वो दिखाता है, ठीक है। उसके बेस पर उन्होंने उनको क्लासिफाई किया। और फिर आता है यूगेन ब्लूलर बोलते हैं इनको। He combined Kriplin's and Marian's approaches and classified mental disorder on the basis of psychopathological processes। वो एक कदम आगे चले गए। जो उन्होंने क्रेपलिन ने किया था और मेयर्स ने जो किया था ना, मेरियंस ने, उनकी अप्रोचेज को उन्होंने कंबाइन किया और उनके आधार पर मेंटल डिसऑर्डर्स को साइकोपैथोलॉजिकल प्रोसेसेस के, मतलब किस प्रकार से उसमें व्यक्ति में मेंटल डिसऑर्डर जन्म लेते हैं, फिर जन्म लेने के बाद वो किस कारण से उनकी शुरुआत होती है, फिर वो कैसी कैसी स्टेज में डेवलप होते हैं, डेवलप होने के बाद पूर्ण रूप से जब वो डेवलप हो जाते हैं
तो क्या क्या विशेषताएं दर्शाते हैं। तो मतलब ये एक छोटा सा इतिहास था जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स का। अब आते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारा मेंटल डिसऑर्डर्स को, बीमारियों को केवल वेस्टर्न के लोगों ने ही इसको क्लासिफाई किया। आयुर्वेद में भी बीमारियों के क्लासिफिकेशन का खूब वृत्तांत मिलता है। आप उसमें अगर आयुर्वेद को डीपली पढ़ते हैं तो उसमें भी किस तरह से बीमारियां हैं और हमारे जो त्रिदोष है, त्रिगुण है, उनके आधार पर बीमारियों को क्लासिफाई किया गया है। अब इन सब होने के बाद जब बीमारियों के क्लासिफिकेशन की बात आती है तो दुनिया के हर देश में अलग अलग प्रचलन था। उस प्रचलन को कंट्रोल करने के लिए भी किस प्रकार से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो सब एक जैसे हैं, उनका इंटरनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक जैसी है, ठीक है। तो ये सोचा गया कि क्यों ना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक क्राइटेरिया बनाया जाए जिसके कारण से सभी के डिसऑर्डर्स को, खास करके डिजीज को अच्छे से क्लासिफाई किया गया। उसके करने के लिए क्या हुआ, आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, द पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, पार्ट 1। फिर क्या हुआ, ये देखा गया कि भाई पूरी दुनिया में डिजीज को क्लासिफाई करने की जरूरत है, तो उसके लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की और 1900 में 1900 में ICD-1 का प्रकाशन हुआ। लेकिन इसमें याद रखें, उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर्स को नहीं क्लासिफाई किया। जो फिजिकल बीमारियां थी, जो शरीर की बीमारियां थी ना, उन्हीं को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। लेकिन 49 साल बाद 1949 में जब ICD-6 इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस पार्ट 6 जब पब्लिश हुआ तो उसमें कुछ हद तक मेंटल डिसऑर्डर्स को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। फिर ICD-10 1992 में प्रकाशित हुआ। वो किसका कारण हुआ, कोपेनहेगन में एक मीटिंग हुई, सबसे पहले, उससे पहले कुछ वर्कशॉप हुई, वर्ल्ड वाइड लोगों को बुलाया गया, कोपेनहेगन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं और कैसे उनको क्लासिफाई किया गए, और उसके बेस पर ICD-10 में जो मेंटल डिसऑर्डर थे उनको क्लासिफाई किया गया। तो ICD-10 में चैप्टर 5 उसका क्लासिफिकेशन है FVF के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो उसमें लिखे गए, ठीक। उसके बाद 2019 में ICD-11 इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस पब्लिकेशन नंबर 11 पब्लिश हुआ और उसके चैप्टर 6 में मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया है और भी उनको साफ क्लियर सिम्टम्स सब कुछ लिखकर उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा ब्रीफ इतिहास मेंटल डिसऑर्डर्स का, कैसे वो क्लासिफाई हुए, कहां से उसकी शुरुआत हुई और किस तरह से क्लासिफिकेशन चलते चलते आज हम स्टेट पर पहुंच चुके हैं। देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है क्योंकि हिस्ट्री, लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री वी मस्ट नो। जो कोई विषय हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका इतिहास हमें जानना जरूरी होता है। अब जो ICD-11 है उसमें मेंटल डिसऑर्डर्स को, बिहेवियरल एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स को किस तरह से बताया गया है। मैंने जो का तो उसमें ले लिया क्योंकि बहुत अच्छी स्टेटमेंट मुझे लगी। तो इसमें ये कहता है कि मेंटल, बिहेवियरल एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स आर सिंड्रोम्स characterized by clinically significant disturbance in the individual's cognition, मतलब आपके cognition में disturbance हो जाए, सार्थक disturbance हो, emotional regulations, आपके संवेगों को regulate करने में हो, और behavior that reflects a dysfunction in the psychological, biological or developmental processes that underlie mental and behavioral functioning। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के cognition में किसी प्रकार का disturbance हो जो कि हमारे जो संवेगों के जो रेगुलेशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाए और हमारा जो व्यवहार है वो भी डिसफंक्शन करने लगे, बहुत जो उसकी फंक्शनलिटी है, उसकी प्रक्रिया है, वो भी सही नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी अगर प्रक्रिया होती है तो उसे हम मेंटल और बिहेवियरल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने लगती है और उस प्रक्रिया को हम मेंटल डिसऑर्डर्स कह सकते हैं।
These disturbances are usually associated with disorder, distress or impairment in personal, family, social, educational, occupational और other important areas of functioning. मतलब ये जो डिस्टर्बेंस है, ये डिसऑर्डर है, हमारे इन एरियाज के अंदर बाधा डाल सकते हैं। सामाजिक में, आपके शिक्षा ग्रहण करने में, आप जो काम कर रहे हैं उसमें, या और कोई से जीवन के जो एरियाज हैं उन सब के अंदर ये डिस्टर्बेंसेस प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। ठीक है, ये ICD-11 में मेंटल डिसऑर्डर्स और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब कुछ डिसऑर्डर्स जो दिए गए हैं ICD-10 में। ICD-10 के डिसऑर्डर्स मैंने यहाँ लिखे हुए जो कि लगभग सिमिलर हैं ICD-11 में भी। F00 से लेकर F09 तक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स है, इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया और डिलीरियम। फिर F10 से लेकर F19 में मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ड्यू टू यूज ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, अल्कोहल, कोकीन एंड टोबैको। मतलब ये क्या है F00, F09, ये F है कैटेगरी। ठीक है, उस कैटेगरी में F00 लेके 01, 02, 03, 09 तक दिखे जितने भी ऑर्गेनिक कॉजेज से, बायोलॉजिकल कॉजेज से मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिस्क्राइब किए गए। उसके बाद F10 से लेकर F19 तक मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर जो ड्रग्स लेने के कारण व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। कोई नशा किसी व्यक्ति ने किया है जिसके कारण से व्यक्ति में मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, वो सारे डिस्क्राइब किए गए F10 से F19 के बीच में। F20 से F29 में दिखाए गए आपके स्किजोफ्रेनिया, स्किजोटिपिकल, डिलूजनल डिसऑर्डर्स। मतलब वो जो कोई भ्रम के कारण, विभ्रम के कारण, मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स जिनमें कोई भी किसी बिना किसी उद्दीपक के कारण उत्पन्न होते हैं, वो सारे F20 से F29 में डिस्क्राइब किए गए हैं। फिर F30 से F39 तक मूड डिसऑर्डर्स, मैनिक, बाइपोलर, डिप्रेसिव, ये सारे के सारे F30 से F39 में है। F40 से लेकर F48 में न्यूरोटिक, स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, फोबियाज, OCD, एडजस्टमेंट, डिसोसिएटिव, ये कुछ डिसऑर्डर में से आप जरूर पढ़ेंगे। फिर आता है F50 से F59 तक बिहेवियरल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि ईटिंग, स्लीप एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। मतलब ये सारे F59 में दर्शाए गए हैं। अब F60 से F69 तक डिसऑर्डर्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर इन एडल्ट पर्सन। जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसके अंदर पर्सनैलिटी और व्यवहार से संबंधित जितने डिसऑर्डर्स हैं वो दर्शाए गए हैं। स्पेसिफिक इंपल्स डिसऑर्डर, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स। F70 से F79 में मेंटल रिटार्डेशन, जिसका इंटेलिजेंस लेवल काफी कम होता है, वो दर्शाए गए हैं। F80 टू F89 डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज, परवेसिव डेवलपमेंट। मतलब जो हमारा विकास से संबंधित व्यक्ति में जो डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं, दैट आर शोन इन दी F80 एंड F89 segment of the ICD-11. Then F90 to F98 behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood adolescence, hyperkinetic, conductic, etc. etc. कहने का मतलब है कि बचपन में जो व्यक्ति के अंदर परेशानियां उत्पन्न होती हैं उनके कारण होने वाले डिसऑर्डर्स F90 से F98 में है। और फाइनली F99 में अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स, ऐसे मानसिक विकार दर्शाए गए हैं जिनको स्पेसिफिकेशन कुछ उपलब्ध नहीं है कि वो किस कारण से वो होते हैं। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि ICD-10 में किस प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब देखो प्लाट जैसे कहता है नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों आज हमारा इतना ही है। मैंने ICD-11 को देखा है, ICD-10 को भी देखा है, उनमें से मैंने सारा मटेरियल लिया है। तो आप चाहें तो उनको चेक करके नेट पर अवेलेबल है, आप इन डिसऑर्डर्स को पढ़ सकते हैं और इनके बारे में गहराई से जान सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगा, वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी की आवश्यकता। क्यों जरूरत पड़ी हमें क्लासिफिकेशन की? व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी? अब आज हम यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, अब मुझे वो बता सकता है, क्योंकि अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस एज फार एज टुडेज क्लास इज कंसर्न्ड। ओके भाई, किसी का कोई प्रश्न है?
आई एज्यूम दैट आपको समझ में आया। ओके, विल मीट यू टुमारो एट एग्जैक्ट 8 o'clock। तब तक के लिए बाय बाय।